हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खुरामद आबाद होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और सारी पुरस्कार हरकतों से मेरी स्पूकी गैंग बहुत बहुत दूर होगी। और हाँ, मैं ये वैसे वीडियो के आखिर में बोलती हूँ बट मुझे लगता है कि आखिर तक कोई बात मेरी सुनता ही नहीं है, सब बोर हो जाते हैं बीच में। तो मैं अब स्टार्ट में बोल रही हूँ कि अगर आपकी भी इस तरह की कोई वीडियोस हैं, कोई इस तरह की मतलब स्टोरीज़ हैं, हॉरर स्टोरीज़ वीडियोस मैंने गलती से बोल दिया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कभी आपने लाइफ में इनकाउंटर की हो तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी एंड हम लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत भी करेंगे और फिर हम उसको कैसे वीडियो को आप मतलब मैं अपनी यूट्यूब पे लाऊंगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो जल्दी जल्दी से मुझे अपनी जल्दी से स्टोरीज़ जीमेल करें या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दें एंड जल्दी से हम फिर स्टोरी में चलते हैं अपनी। और आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है आधे धड़ वाली चुड़ैल एंड टेप 12। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉपकॉर्न्स लें, लाइट ऑफ करें एंड हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जो है ना ये रियल बेस्ड है एंड मुझे पता है कि मेरी आधी से ज़्यादा आवाम यहाँ पे आजकल मोस्टली साइंस को मानने वाली है। हम लोग पुरानी बातों को पता नहीं क्यों हम लोग झुटलाने लग गए हैं, पता नहीं, नाउज़ बिल्ला बहुत गलत बात है। लोग कहते हैं हमें जिन्नात पे यकीन नहीं, ये सारी चीज़ें झूठ है, दिखावा है, हमें जादू पे यकीन नहीं। तो भाई मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र है आप उसको कैसे कह सकते हो, उससे कैसे इनकारी हो सकते हो जब कुरान पाक ने इन दोनों चीज़ों की एग्जिस्टेंस को बोल दिया है कि हाँ ये मौजूद हैं, इस दुनिया पे हैं और इससे बचना भी आपके ऊपर है। उनके चीज़ों के हल भी बताएंगे, जादू का तोड़ कुरान पाक में, हमें बाबों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रांगली इस बात को मानती हूँ। मुझे ये तावीज़ वगैरह और ये पानी का छिड़काव वगैरह चलो ठीक है, कर भी लेते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, बट मुझे ये शिर्क लगता है। अल्लाह माफ़ करें, अल्लाह माफ़ करे, समहाउ हम किसी ना किसी तरीके से हम शिर्क करते हैं। खैर मैं यहाँ पे प्रीच करने के लिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं भी कोई इतनी पाक साफ़ नहीं, कोई भी इंसान इतना पाक साफ़ नहीं कि वो आपको प्रीच कर सके आज की दुनिया में। सो एटलीस्ट जो चीज़ हमें प्रीच करती है वो है हमारा कुरान और हमें उसको तो झुटलाना नहीं चाहिए। तो जो लोग ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ झूठ है एंड मैं अपनी तरफ से मन घड़त कहानियाँ बना रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ना देखा करें। तो जो लोग को यकीन है इन चीज़ों पे तो वो देखें, और जो लोग शौकीन होते हैं, मुझे पता है कि जो मैंने अपना मतलब ये सेट किया है हॉरर स्टोरीज़ का, इसकी आवाज़ बहुत एडिक्टिव होती है और ये मेरी स्टोरीज़ को देखेंगी। तो हम बगैर किसी और मिनट को ज़ाया की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये बात है मेरी बर्थ से पहले की एंड ये बात है मेरी अम्मी की कज़न की, ठीक है। तो वो कहीं गई थी शादी पे। अब मैं नाम नहीं उनका ले सकती बिकॉज ऑफ सब पर्सनल रीजंस, लेकिन अब सारे शादीशुदा हैं, बट लेकिन फिर भी मैं उनके नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई, क्योंकि हमारा मिलना जुलना अब इतना ख़ास है नहीं, है ही नहीं, बल्कि है ही नहीं। तो खैर वो मतलब वो कहीं गई हुई थी शादी पे, अनमेरिड थी। तो वो बहुत लाइक गांव टाइप का इलाका था एंड उन्होंने परफ्यूम शरफ्यूम लगाए, बाल शाल खोले एंड वो एरिया थोड़ा सा गलत एरिया था, भारी एरिया था। और वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल बिल्कुल अगर वो स्टिल बैठी होती थी ना तो इस तरह लगता था कि वो डॉल है, शीशे की गुड़िया नहीं होती, वो उस तरह की थी। उनके बाल भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे। तो जब वो वहाँ से वापस आई ना, उसके कुछ टाइम के बाद उनके फादर की डेथ हो गई और उसके ही बाद उनको वो सिम्टम्स हम लोग मतलब ना उनके घर वालों ने नोट करने शुरू किए कि वो बिल्कुल अलहदा होकर रहने लग गई थी एंड ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और मोस्टली अपने आप में मगन रहती थी। तो घर वालों को लगा कि बाप की डेथ का थोड़ा सा सदमा ले लिया एंड बिल्कुल ही वो लाइक ख़ुद को, उनको एक अलोन टाइम की ज़रूरत है, तो घर वालों ने इतना नोटिस नहीं किया। फिर एक रात क्या होता है कि उनकी बहन आधी रात को उठती हैं तो देखती हैं कि मतलब जो उनकी बहन है जिन पे असरात हो गए थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, तो वो पूरा घर देख लेती हैं और परेशान हो जाती हैं कि कहीं सदमे की हालत में, डिप्रेशन की हालत में कुछ गलत ना कर बैठे या घर से बाहर ना निकल जाए। तो खैर वो पूरा घर देख लेती हैं, तो वो ना बस उनको खटका सा होता है कि कहीं छत पे तो नहीं चली गई है। तो ना वो जाती हैं छत पे, तो वो छत पे बैठी होती हैं और नाउज़ बिला ऐसी हालत में बैठी होती हैं कि उनकी बहन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाइक उनके ऊपर एक भी उनके बदन पे लिबास नहीं होता, एक भी चीज़ नहीं होती। उनकी बहन जाती है उनके ऊपर चादर देती है एंड उनको बड़ी मुश्किल से, एक बिल्कुल वो सख्त पत्थर की तरह बैठी होती हैं और वो मतलब पूरा मतलब वो छत का भी जायज़ा लेती हैं एक तरह से कि कोई गलत हरकत ना हो या इस तरह का ना कुछ। लेकिन उनके घर आप जा भी नहीं कोई सकता था, तो
इस तरह की कोई बात हो भी नहीं सकती थी। खैर वो उसको नीचे लेके आई, मतलब कलमा पढ़ती रही हैं, वो उसको नीचे लेके आई हैं, मतलब ऊपर पहले कपड़े पहनाए उन्हें, फिर उसको नीचे लेके आई हैं। एंड सुबह उठी हैं तो अम्मी से उन्होंने डिस्कस किया, तो उन्होंने यही समझा कि सदमे की हालत में शायद ये इस तरह की हरकतें करने लगी है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टरों को दिखाया। अब पता है कि उस दौर में, मेरे भी पैदाइश से पहले की बात है, तो उस टाइम में ये मेंटल हेल्थ इतनी कोई ख़ास मायने नहीं रखती थी। तो डॉक्टर्स को लगा कि मतलब कुछ नहीं, बस सदमा है, तो उन्होंने ना 2-3 दवाइयाँ दे दी उसे। एंड उनके घर वाले भी सुरखुरू हो गए कि चलो ठीक है जी। उसके बाद तकरीबन हफ्ते बाद दोबारा रात के टाइम गायब हो गई। इस दफ़ा वो छत पे भी देखें, बट वो छत पे भी नहीं थी। फिर उसकी बहन मतलब बहुत ज़्यादा डर गई कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने भाई को उठाया कि भाई वो नहीं है, घर पे नहीं है। वो लोग गए हैं, मतलब उसके बाद उसकी बहन गई हैं, तो वो मतलब भाई अलग रास्ते पे निकल गया, बहन अलग रास्ते पे निकल गई उनको ढूंढने, और वो जाके उन्हें कब्रिस्तान से मिली। एक कब्र के पास बैठी ऐसे ऐसे झूल रही थी, आगे पीछे झूल रही थी। एकदम तो मतलब उसकी बहन की ना टांगे कांप गई कि आधी रात के टाइम, रात के 3 बजे ये कब्रिस्तान में एक कब्र के सिरहाने बैठे क्या कर रही है। पहले तो उसमें हिम्मत नहीं हुई, फिर ना मतलब उसने अपने भाई को, मतलब उसका भाई मतलब पास ही था, इतनी दूर भी नहीं था, आज मतलब एक आधी गली के कॉर्नर पे थे, तो उसने अपने भाई को एक तरह से इशारा किया। उसका भाई उसकी तरफ देख रहा था, उसने इशारा किया, वो आया, फिर उसने कहा कि वो देखो सामने बैठी है। उसका भाई अंदर गया, कब्रिस्तान की हदूद के अंदर गया, एंड वो उसको उठा के लाया, और इतनी सख्त हो जाती थी कि उस मतलब उठाया भी नहीं जाता था, तकरीबन घसीट के उसको घर लेके आए, घर लाए, उस पर दम दरूद किए, मतलब पानी पढ़ के उसे पिलाया। तड़पे वो कि मैंने नहीं, मुझे वापस जाना है, मैंने जाना है, मुझे छोड़ दो। उसके घर वालों ने उसको मतलब, फिर भी उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया, लाइक कि इस पे कोई असरात हो सकते हैं। बस उन्हें यही लगा कि सदमा है, तो बस उस टाइम उन्होंने दम दरूद करने लगे उसको, फिर भी दम दरूद करने लगे। मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि नज़र भी लग जाए तो हम लोग ज़्यादातर दम दरूद ही करते हैं, तो बाबा शौबों के पास नहीं जाते। तो इस तरीके से ना मतलब वो लोग उस पर दरूद पाक पढ़ के फूंकने लग गए कि ये ज़रा हौसले में आ जाए, तसल्ली में आ जाए। थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल ही वो बेजान से होके ना, मतलब आंखें उसकी खुली हैं और लेट जाती है। अच्छा, उसके बाद मतलब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, आपस में वो डिस्कस करते हैं कि ना मतलब कुछ करते हैं इसका, फिर ये वो। तो 2-3 दिन के बाद ही ना लेटी होती है, तो वो ऊपर लेटी होती है, नीचे उसके ना बहन भाई लेटे होते हैं, और साथ उसकी अम्मी भी लेटी होती हैं। 4 पे वो दोनों मतलब अम्मी और वो लेटी होती हैं, और नीचे बाकी सारे बहन भाई ना बिस्तरे बिछा के लेटे होते हैं। तो एकदम से ना चीखने की आवाज़ आती है, तो एकदम से उसकी बहन उठ जाती है, वही वाली बहन, ठीक है। वो उठ जाती हैं और वो देखती हैं ना, वो पहले देखती हैं कि कोई कुछ हुआ है, किसकी आवाज़ थी, उन्हें ना समझ नहीं आती। फिर उनको ना एकदम से दिमाग में आता है कि ये उसके साथ तो नहीं कुछ हुआ। वो उठ के देखती हैं तो पूरे बिस्तरे पे खून ही खून होता है, और उनके पूरे चेहरे पे ना नाखूनों के निशान होते हैं। फिर इन लोगों का दिमाग ना जाता है कि इस पर कुछ मसला है, इसे कोई मसला है। अच्छा, अब उसके चेहरे पे नाखूनों के निशान क्यों थे? वो इसलिए थे, वो जब पीर साहब से अमल करवाया तो वो जो चुड़ैल थी ना, वो उसको कह रही थी कि उठो और चलो छत पे चलो। और वो उस मतलब वो उसमें थोड़ी सी पावर आ गई थी उस टाइम तक उस लड़की में, कि वो उसको इनकार कर रही थी कि मैंने नहीं जाना। और उस चुड़ैल ने गुस्से में उसको नाखून मारे थे, और वो उसको धमकाती थी गलत काम करने के लिए कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगी। जाके उसकी अम्मी के पास कभी खड़ी हो जाती थी, और उसको बाकायदा वो आधे धड़ वाली चुड़ैल नज़र आती थी, ठीक है। उसके बाद मतलब इन लोगों ने ना फैसला किया कि हम लोग ने इसको फलाने मौलवी के पास लेके जाएंगे। अच्छा, अब चुड़ैल को ये बातें पता थी क्योंकि वो तो घर में थी मौजूद। जब ये लोग जाने लगे हैं ना, तो इसको कहा कि तैयार हो जा, फलाने के घर जाना है। तो चुड़ैल ने आके इसके कान में कहा कि अगर तुम गई ना तो उसके बाद तुम वापसी ज़िंदा नहीं आओगी, ये बात मेरी याद रखना। तो ये ना एकदम से रोने लग जाती हैं नीचे बैठ के, जो इस पे असरात होते हैं, वो नीचे बैठ के रोने लग जाती है कि मैंने नहीं जाना, आप लोग मुझे मौलवी के पास लेके जा रहे हो, मुझे मार देगी, आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ ये करना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ वो करना चाहते हैं। एंड मतलब बहुत ही उनके हालात ना उस टाइम बहुत ज़्यादा बेबस हो जाते हैं, उनके भाई बहन भी और उनकी अम्मी भी, स्पेशली जब एक उस टाइम
कुछ अर्सा पहले ही आपके एक फादर का साया आपके सर से हटा हो और फिर बहन की ये हालत हो जाए कि वो किसी के काबू ना आए, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। बेबसी का इतनी आलम था कि उन्होंने ना मतलब उस टाइम उसको नहीं लेके गए। तो जो उनकी अम्मी थी ना, उनकी अम्मी के जो भाई थे वो थोड़ा बहुत मतलब ये इल्म शिल्म जानते थे। तो उन्होंने ना उसको कॉल किया भाई को कि ना तुम आ जाओ, तुम थोड़ा सा इसको देख लो, कोई तावीज़ शावीज़ दे दो, हमारे तो समझ से बाहर है, हमारे तो काबू में ही नहीं आती है। तो उनके भाई जैसे ही आए ना तो वो सीढ़ियों में खड़ी थी। अब उनको तो वो नज़र आ रही थी क्योंकि वो तो हिसार में होते थे, पढ़ाइयों में होते थे। उन्होंने अभी पहली सीढ़ी पे कदम रखा है तो वो ऊपर खड़ी थी। तो उनको देख के कहती है आ गए हो तुम, तुम्हारा इंतज़ार था। और हाथ में ना उसके हमेशा एक वो छुरा टाइप सा होता था जिससे आप लोगों ने देखा होगा फसलें भी काटते हैं, वो गोल से नहीं होता, मुड़ा हुआ सा, तो वो उसके हाथ में था। अच्छा, उन्होंने वो देखा, वो उल्टे पैर भाग गए हैं। पीछे से उनकी बहन आवाज़ें दे रही हैं कि आओ तो सही, ऊपर तो आओ, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। फिर वो घर जाके उनको कॉल करते हैं कि तुम लोग मेरे पास आओ, तुम अकेली मेरे पास आओ। ये फिर जाती हैं तो ये फिर उनको बताते हैं कि इस पे कोई चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो मेरे काबू नहीं आने वाली। वो ये वैसे तावीज़ उसको पहना दो, लेकिन हो सके तो उसको उस घर से भी निकाल लो। मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है उस घर से लगी है, लेकिन वो उस घर से भी नहीं थी। खैर, इन लोग को और कोई घर नहीं मिला। ये लोग मतलब बहुत बेबसी के आलम में थे। तो जो मेरे बड़े मामू थे ना, उन्होंने उनको अपने घर बुला लिया। उनका घर कीला हुआ था तो उन्होंने उनको अपने घर बुला लिया। ये लोग चले गए, मतलब वहाँ पे चले गए हैं। एंड उसके बाद ना वो मतलब तड़पती थी, मगरिब होती थी तो तड़पती थी, दरवाजे की तरफ भागती थी कि मुझे वो बुला रही है, वो मुझे मार देगी, आप लोग मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तकरीबन एक टाइम में ना कोई 6-6 7-7 लोग उसको मिल के पकड़ते थे। वो मगरिब का 1 घंटा या 1.5 घंटा इतना मुश्किल होता था ना पूरे घर वालों के लिए उसको कंट्रोल करना। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो बहुत खूबसूरत थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल पे ना लाइक करख्तगी कह ले या क्या कहें, सख्त उसकी शक्ल होती जा रही थी, लाइक बुरी होती जा रही थी समहाउ। तो खैर उसके बाद मतलब ना एक रात उससे नहीं कंट्रोल हुआ, वो कहे कि चलो, वो पूरी रात वो तड़पी। सुबह तकरीबन कोई 3 या 4 बजे का टाइम था, ये लोग ना निकले। ये लोग मतलब इनकी भी, अब मुझे इस बात पे यकीन नहीं आता कि इन लोग की भी कहाँ अकल गई थी उस टाइम कि ये लोग उसको लेके, जिनको पता है कि इस पे चुड़ैल है और वो भी इतनी जानलेवा चुड़ैल है। तो खैर ये लोग उसको लेके घर के लिए रवाना हो गए। माँ थी, भाई उसका ना मतलब उस टाइम गया हुआ था आउट ऑफ सिटी। तो माँ थी, बहन थी और वो वाली बहन थी। छोटी बहन को उन लोगों ने उसी के घर छोड़ दिया था। एंड ये लोग गए हैं रिक्शे में। अभी रिक्शे से एक कदम उसने बाहर रखा है तो वो वैसे ही पलटी है वापस रिक्शे में। अम्मी वो ले आ गई वो छुरा लेके, अम्मी उसने मुझे मार देना, अम्मी उसने मुझे मार देना, अम्मी मुझे ले चलो, मुझे मार देगी ये, मैं ख़त्म हूँ। खैर वो रिक्शे वाला भी अच्छा था, उस टाइम के रिक्शे वाले अच्छे थे। उसे ना समझ लग गई कि कोई मसला है। उसने ना उतनी ही तेज़ी से रिक्शा घुमाया और ना मतलब उसने भगाने की कर दी। लेकिन फिर भी उस औरत ने, मतलब उस चुड़ैल ने उस औरत को बेहद नुकसान पहुंचा दिया कि जब वो उतरी थी ना तो वो तकरीबन उसके बाजू खून हुए हुए थे, नाखूनों के निशान जगह जगह से, कहीं पे मतलब मुक्कों के निशान, और उसके फुल फेस पे स्वेलिंग हो गई थी। और मतलब उसको बड़ी मुश्किल से ना घसीट के ये लोग घर के अंदर लेके आए हैं। और फिर मतलब बिल्कुल बेबसी के आलम में ना जब उसके भाई को भी फिर बुला लिया कि तुम भी आ जाओ, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है ये वो। तो खैर उसका भाई वहाँ पे अपने घर दोबारा गया, कुछ सामान लेके आना था क्योंकि अब ये लोग तो नहीं जा सकते थे। तो वो गया तो ना नीचे दुकानदार, मतलब उनका ना घर बाज़ार में था, मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दे देती हूँ। तो नीचे दुकानदार ने पूछा कि भाई किधर हो, किधर है फैमिली आप लोग की, आप लोग किधर चले गए हो। तो उसने बताया कि यार बहन को ना इस तरीके से मसला हो गया है, तो समझ नहीं आ रही, हमें कोई चज का बंदा ही नहीं मिल रहा कि जो इसका इलाज कर सके। तो उसने बताया कि भाई आपके बगल में एक इतने बड़े कारी साहब हैं, तो आप क्यों पूरे जहान में ढिंढोरा पीट रहे हो, बंदा किसी से मशवरा करता है, बंदा किसी से पूछ लेता है। खैर उन्होंने बोला कि कौन से कारी साहब। अब ये वही कारी साहब है जिसका मैंने माई हॉन्टेड हाउस वाली स्टोरी में जिक्र किया था कि ये कारी साहब हमारी पूरी फैमिली के कारी साहब हैं। तो इन्होंने हमारे बहुत सारे मसले सॉल्व किए और ये इतने पुराने कारी साहब हैं।
तो खैर उन कार साहब के पास गए, वो कार साहब आए घर। वैसे वो कार साहब बहुत मूडी हैं, बहुत ज़्यादा मूडी हैं। अगर उनका मूड है काम करने का तो वो करेंगे, अदरवाइज ही विल जलील यू टोटली, टोटली वो आपको जलील करेंगे। उसके अलावा अगर उनका मूड है तो वो काम आपका हो जाएगा, काम पक्का है उनका, काम वो आपका कर देंगे। ये जिन्नात वगैरह से निपटना, हॉन्टेड हाउस वगैरह से निपटना, ये सब कुछ वो कर देते हैं। काफ़ी टाइम से एक बंदिश और इसकी तो वो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कर देते थे। अब उन्होंने ये काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनको इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। उनके एक जवान बेटे की डेथ हो गई, दूसरे जवान बेटे की टांग टूट गई। तो अब उन्होंने बहुत हद तक ये काम ख़त्म कर दिया है। तो खैर वो कारी साहब को मतलब घर लेके आए हैं। तो फिर उन कार साहब ने कहा यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, इसको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये फिर मसले कि नहीं मैंने तो नहीं जाना, वो तो मुझे मार देगी। कार साहब ने बोला कि मैं हूँ ना साथ, मेरे अलावा तुम्हें क्या ज़रूरत है डरने की, मैं हूँ ना साथ, चलो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डरने की। खैर इसको लेके आए ज़बरदस्ती वगैरह जिस भी तरीके से। जो पहले खुद भागती थी अब वो खुद नहीं जा रही थी जाना, क्योंकि उसको चुड़ैल नहीं आने दे रही थी अब, क्योंकि उस चुड़ैल को पता चल गया था कि उसका कोई काम तमाम करने के लिए किसी को ले आए हैं। खैर इसको लेके आए हैं घर। कार साहब ने ना इसको मतलब बिठाया और कार साहब ने कहा कि कहाँ है वो। तो ये ना इशारा करती कि वो अम्मी के पीछे खड़ी है, मुझे कह रही है मैं अम्मी को मार दूंगी अगर अभी कार साहब नहीं गए। कार साहब कहते हैं इसको तो मैं बताता हूँ। कार साहब ने खैर बाकी जो घर में औरतें जितनी भी थी, मर्द जो भी थे, सबको कड़वा तेल दिया पड़ के कि अपने सरों में लगाओ, कि यहाँ से इससे निकल के कहीं आप लोगों पे हावी ना हो जाए। कड़वा तेल पड़ा हुआ जो होता है, अगर किसी को इल्म हो तो ये मतलब इस तरह की चीज़ों को आपसे दूर रखता है। स्पेशली पड़ी हुई चीज़ वैसे ही आपने लगाई हो या आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हो तो आप वैसे ही महफूज रहते हो। तो खैर उन्होंने पढ़ के दिया, उसको नहीं दिया जिस पे ये असरात थे। उसको वो पूछा कि उसको ना लिटा के ना उस पे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। तकरीबन 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद उसे उठाया, उसे पूछा किधर है वो, कहती कि वो किचन में खड़ी है। अब उसको दोबारा लिटाया, उसके सर पे हाथ रखा और फिर पढ़ाई शुरू की। इतना पढ़ा तकरीबन 1-1.5 घंटा पढ़ा। उसके बाद उसको दोबारा बिठाया, फिर पूछा कि कहाँ है, कहती अब मुझे नज़र नहीं आ रही। फिर एकदम से ना जो ऊपर पाइप थी उनकी पानी वाली वो फटी और ये सब एकदम से डर गए। तो फिर कार साहब ऊपर गए हैं, देखा तो वो जो पाइप थी ना वो पूरी काली स्याह होके, पानी वाली पाइप काली स्याह होके फटी पड़ी थी। तो फिर जो उसने नुकसान जानी करना था वो एक तरह से उनको माली नुकसान कर गई और वैसे वो निकल गई। लेकिन उसके बाद से कारी साहब ने इन सबको सख्ती से मना किया कि वॉशरूम का जो नहाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करना है, कमरे का नहीं करना। नहाते हुए म्यूज़िक नहीं सुनना, किसी शादी में बाल खोल के नहीं जाना, खुशबू लगा के नहीं जाना, क्योंकि अगर ये वापस आई तो ये ख़त्म कर देगी और ये एक दफ़ा में ही ख़त्म करेगी। अभी तो ये चली गई है लेकिन दोबारा भी आ सकती है अगर तुम लोगों ने इस बातों पे अमल नहीं किया। खैर कुछ कार साहब ने डराया भी था। फिर कार साहब ने उनका घर कीला, उनके घर भी बहुत भारी था उनका। कार साहब ने उनका घर साफ़ किया, उनका घर कीला, उनको फिर सबको हिफाजती तौर पे एक तावीज़ दे दिया। एंड उसके बाद बोला कि नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी आप लोगों ने लाजमी करनी है। माशाल्लाह अब इस बात को मैं पैदा नहीं हुई थी तो अब आप लोग लगा लें कोई 24-25 साल तो हो गए हैं। अब माशाल्लाह वो ठीक हैं, बाल बच्चेदार हैं। एंड अल्लाह उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रखे, जहाँ पे भी हैं वो, जिसके साथ भी हैं, उनके और उनके बच्चों को खुश रखे। लेकिन हम लोगों को जो प्रिकॉशंस हमारे दीन ने हमें बताई हैं वो लेनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बेशक ये हमें नज़र नहीं आती हमारी आँख से, बट ये हमें देख रही हैं, सुन रही हैं और ये बहुत मज़ा लेती हैं। जिस तरह की मैं अभी बात कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द ये कितनी चीज़ें मौजूद होंगी, बट ये बहुत मज़े से सुनती हैं अपनी बातों को और ये फिर कभी कभार शरारत भी कर जाती हैं और मेरे साथ कभी कभार शरारतें होती भी रहती हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे डर नहीं लगता, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों में। तो खैर हम वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आज की हमारी वीडियो यही थी, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछ लिया करें। एंड प्लीज़ ये मत बोला करें कि ये झूठी स्टोरीज़ एंड ये वो, लिटरली बहुत हर्ट होता है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी अपनी तरफ से फेक स्टोरी नहीं बना के आप लोगों को पेश की, अभी तक तो नहीं की।
आगे अगर कभी करूँगी तो ऑफेंड भी नहीं होंगी इस बात से। तो खैर अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके पास भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल और इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं और मैं आपकी स्टोरी सुनूंगी, सुनाऊंगी। बाकी अपना बहुत 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 ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।